नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल हर्षित जियो पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी। हमारा बुक का नाम है समकालीन भारत भाग 2। पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि संसाधन किसे कहते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तु जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करता हो वे संसाधन कहलाता है। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि पेट्रोल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग बस, कार, मोटरसाइकिल इत्यादि से पहुंचते हैं, तो जिसकी चलने की ज़रूरत पड़ता है पेट्रोल। अगर पेट्रोल ना हो तो हम एक स्थान से दूसरा स्थान तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो यह एक प्रकार का संसाधन है। दूसरा है कोयला। किसी भी धातु को गलाने के लिए कोयला बहुत ही आवश्यक संसाधन है। कोई भी वस्तु संसाधन तभी कहलाता है जब उसको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत सारे खनिज मौजूद हैं। अगर उसको पहचानने के लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको निकालने के लिए मेरे पास तरीका नहीं पता है, तो वो संसाधन नहीं कहला सकता है। तो आगे हम जानेंगे संसाधनों के प्रकार। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है, जैसे वनस्पति और पशु। वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जिससे हमको फर्नीचर प्राप्त होता है, जिससे घर के खिड़की, दरवाजे, चौखट इत्यादि लगाते हैं। दूसरा है पशु। पशु क्या है? जैसे कि दूध, मांस, मछली, यहाँ तक कि भेड़ से ऊन जो प्राप्त होता है वो हो गया जैव संसाधन। दूसरा है अजैव संसाधन। ये संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं। पिक्चर में आप देख सकते हैं चट्टानें से विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, धातुएं प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं सोना, और नीचे है लोहा। इसको गला के अनेक आकृतियों में परिवर्तित किया जाता है। ये अजैव संसाधन है जिसमें जान नहीं होता है। अगला टॉपिक है समाप्यता के आधार पर। इसका मतलब कौन सा संसाधन खत्म होने की कगार पे है और कौन से संसाधन पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। ये सब जो संसाधन हैं ये कभी खत्म होने वाली संसाधन नहीं है, जिसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये दोबारा हमें प्राप्त हो सकता है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों को बनने में बहुत लंबा समय लगता है, जैसे कोयला, पेट्रोल इत्यादि। ये सब खनिज जो है एक बार यूज में हो जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला जलने के बाद सिर्फ राख के रूप में बचता है। अगर हम गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं तो जलने के बाद वो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये सभी अनवीकरणीय संसाधन हैं। अगला टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि मालिकाना हक के आधार पर। पहला टॉपिक है व्यक्तिगत संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी का पर्सनल है, जैसे कोई घर हो गया, ज़मीन हो गया, गाड़ियाँ हो गया। ये सब व्यक्तिगत संसाधन है, किसी का पर्सनल होता है। जैसे ये निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा दी गई भूमि होती है, बदले में वे टैक्स चुकाते हैं। शहरों में लोगों के भूमि है, घर हैं, जायदाद हैं, ये सब उसके मालिक होते हैं। ये सभी व्यक्तिगत संसाधन हो गया। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व। सामुदायिक स्वामित्व का मतलब हो गया जो किसी समुदाय के अंतर्गत आता है। ये संसाधन समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध होते हैं, जैसे शमशान भूमि, तालाब हो गया, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों या सामाजिक लोगों के हक में होता है, उसे सामुदायिक स्वामित्व कहते हैं। आगे है राष्ट्रीय संसाधन। जिन संसाधनों का स्वामित्व राष्ट्र का होता है, किसी देश का होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी ज़मीन, सड़क, नहर, रेल, हवाई जहाज़, ये सब जो है सारे राष्ट्रीय संसाधन हैं जो देश के अंतर्गत आता है, और उसका स्वामित्व मान लीजिए उसका सरकार, देश के सरकार के अंतर्गत
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन दुनिया के सभी देशों की संपत्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा शासित होते हैं। किसी भी देश की 200 समुद्री मील के बाहर के संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं और उनका उपयोग किसी भी देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता है। जैसे आप भारत का दक्षिण भाग देख सकते हैं, वहाँ जो हिंद महासागर है वो 200 समुद्री मील के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। लेकिन 200 समुद्री मील के अंदर यानी कि हिंद महासागर में जो भी संसाधन उपलब्ध होगा वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अगला टॉपिक है विकास के स्तर के आधार पे। इसमें है पहला संभावी संसाधन। संभावी संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है पर इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर है भारत के पश्चिम भाग राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संसाधनों की बहुत संभावना है पर उनका सही से उपयोग नहीं हुआ है। इसका मेन रीज़न है कि अभी तक वैसा टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी विकास नहीं कर पाया है जिसके कारण इसको संभावी संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है विकसित संसाधन। ये वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में जो भी संसाधन हम उपयोग कर रहे हैं वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, लोहा, जो भी वस्तु अभी हमारे उपयोग में आ रहे हैं वे सभी विकसित संसाधन हैं। अगला टॉपिक है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में ये पहुंच से बाहर है। उदाहरण के लिए जल 2 ज्वलनशील गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इन दोनों को अलग करने का तकनीक हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं तो भविष्य में ऊर्जा के बहुत बड़े संसाधन बनेंगे। लेकिन अभी तक तकनीक के अभाव में इन दोनों को अलग नहीं किया जा सका है, इसलिए इसे भंडार में रखा गया है। अगला टॉपिक है संचित कोष। यह भंडार का ही हिस्सा है। तकनीक द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं किया गया है क्योंकि इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए रखा गया है। अब आगे हम जानेंगे संसाधनों का विकास। इसमें है मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हुआ है। पहला है कुछ व्यक्तियों की लालच से संसाधनों का ह्रास हुआ है, यानी कि संसाधन का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है जिससे संसाधन घटते चला जा रहा है। दूसरा है कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ को नहीं मिले। इसे समाज 2 भाग में बट गया है। पहला है अमीर, दूसरा है गरीब। किसी के पास गाड़ी, बंगले, कार है, बैंक बैलेंस है और दूसरे गरीब तक के लोग हैं। तीसरा पॉइंट है संसाधनों के शोषण से ओजोन में छिद्र हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया यानी कि पृथ्वी के तापमान बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा है प्रदूषण हो रहा है। अत्यधिक खनन कार्य करने से उसके डस्ट जो निकलते हैं, उसके धुएं, धूल, मिट्टी, कण जो कि पृथ्वी के लेयर में जमते जा रहे हैं जो प्रदूषण का कारण बनते जा रहा है। अगला टॉपिक है सतत पोषणीय विकास। इसका मतलब है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधन का उपयोग करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचा कर रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगला है रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। यह ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 में आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन और दूसरा था जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर विचार करना और उसको संरक्षण प्रदान करना। अब अगला टॉपिक है आपके सामने एजेंडा 21। यह एक घोषणा पत्र है
जो 1992 में हुआ था। यह यूएनओ में एक सम्मेलन हुआ था जिसका मुख्य उद्देश्य है सतत विकास। इसका मतलब है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधन का विकास करना और लिमिटेशन में संसाधन का उपयोग करना, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखा जा सके। अगला टॉपिक है संसाधन नियोजन, यानी कि संसाधन का प्लानिंग करना। पहला पॉइंट जिसमें है संसाधनों की पहचान करके, यानी कि कौन सा संसाधन नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है, उसका एक लिस्ट बनाना और मानचित्र बनाकर उसमें दर्शाना। अगला टॉपिक है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना। पहले भी बता चुके हैं, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम किसी भी संसाधन को अपने तक नहीं पहुंचा सकते हैं। वह संसाधन बन ही नहीं पाएगा अगर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेगा तो। तीसरा पॉइंट है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल बैठाना। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्र के विकास के लिए संसाधन का अंधाधुंध दोहन किया जाए। इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि राष्ट्र का विकास भी हो सके और संसाधन भी लिमिटेशन में खर्च हो और बचा भी रह सके। अब अगला टॉपिक है आप लोग के सामने औपनिवेशिक काल। इसका मतलब होता है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब देश अंग्रेज़ों के गुलाम था, उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। औपनिवेशिक इतिहास हमें बताता है कि संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण रहे हैं। इसका मुख्य कारण था कि जितने भी गुलाम देश थे उनके पास संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव था, जिसके कारण वह संसाधन का उपयोग नहीं कर पाते थे। संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकता है जब उस देश में टेक्नोलॉजी होगी। अगला टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से समस्याएं पैदा हो सकती है, जैसे पर्यावरण, आर्थिक समस्या। अगला टॉपिक है भू संसाधन। यह सभी संसाधनों में से महत्वपूर्ण है। हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से भी इसका उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि ही में ही पेड़ पौधे लगते हैं, वन्य जीवन होता है, मानव जीवन होता है, गाड़ियाँ चलती है, यहीं पे भूमि पे ही कृषि करते हैं। यह सब भूमि पर ही होता है। अगला टॉपिक है भूमि उपयोग, यानी भूमि को कितने प्रकार में बांटा गया है। पहला है वन, जिसमें जंगल लगे हुए होते हैं। अगला है बंजर, जो बेकार भूमि होते हैं। अगला है गैर कृषि भूमि, जिसमें सड़कें और इमारतें होते हैं। अगला है अस्थाई चारागाह, जिसमें पशुओं को चराया जाता है। अगला है उपवन, जो गार्डन और पार्क होते हैं। अगला है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 साल से खेती ना की गई हो। अगला है वर्तमान प्रतिभूमि, जिसमें 1 साल से खेती ना की गई हो। अगला है पुरातन प्रतिभूमि, जिसमें 1 से 5 साल तक खेती ना की गई हो। अगला है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, जिसमें 1 वर्ष में 1 से अधिक बार कृषि की गई हो। अगला टॉपिक है भूमि निम्नीकरण, यानी कि भूमि के उपजाऊपन में कमी। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और आने वाली पीढ़ियां भी करेगी। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई। दूसरा कारण है अत्यधिक पशुचारण। तीसरा कारण है खनन। खनन से भी भूमि निम्नीकरण होता है। अगला कारण है अत्यधिक सिंचाई। मानव 1 वर्ष में लगभग 2-3 फसल को उपजाने के कारण भूमि निम्नीकरण होते चले जा रहे हैं। अगला टॉपिक है औद्योगिक धूल। उद्योगों से जितने भी धूल मिट्टी आदि निकलते हैं, जो पृथ्वी पर परत दर परत लगते चल जाते हैं, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण यानी उपजाऊपन कम होते चला जाता है। अब आगे है भूमि निम्नीकरण का उपाय। इसमें मुख्य रूप से है अत्यधिक पेड़ लगाना, अति सिंचाई न करना,
अति पशुचारण न करना, प्रदूषित जल ना फेंकना, यानी इंडस्ट्रीज वगैरह से जो भी प्रदूषित जल निकलते हैं उसे कृषि योग्य भूमि पर नहीं फेंकना चाहिए। किसी बंजर भूमि पे या भूमि के आंतरिक भाग में उसे प्रवाहित कर देना चाहिए। अब अगला टॉपिक है मृदा संसाधन यानी मिट्टी। मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि इसी में कृषि की जाती है। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनका प्रमुख कारक है भू आकृति। भू आकृति, जिस प्रकार की भूमि होगी, भू आकृति होगी, उसी प्रकार की मिट्टी मिलेगी। दूसरा है जलवायु, जिस प्रकार का जलवायु होगा वहाँ उसी प्रकार की मृदा पाई जाएगी। दूसरा है सैल। सैल भी प्रमुख कारक है क्योंकि सैल के आधार पर मृदा का निर्माण होता है। अगला है तापमान। तापमान भी प्रमुख कारक है मृदा के बनने में। अगला है पवन। पवन भी मुख्य भूमिका निभाता है मृदा को बनने में। अब आगे देखते हैं मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार जो है सो पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल और पीली मृदा, चौथा है लेटराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा जिसको रेतीली मृदा भी कहते हैं। अब इन सभी मृदाओं को विस्तार पूर्वक से जानते हैं। पहला है जलोढ़ मृदा। यह मृदा पूरा उत्तर भारत के मैदान में विस्तृत रूप से फैला हुआ है क्योंकि जलोढ़ मृदा सबसे महत्वपूर्ण मृदा है क्योंकि सबसे अधिक कृषि इसी मृदा में की जाती है। यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। आयु के आधार पर इसे दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है पुरानी यानी कि बांगर मृदा, जो कि कंकरीली होता है, बड़े बड़े कंकड़ों से होता है, मोटी होती है। और अगला है दूसरा खादर मृदा, जिसको नई मृदा के रूप में कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे महीन कण होते हैं और यह अत्यधिक उपजाऊ होता है। यह जो फोटो देख रहे हैं यह जलोढ़ मृदा का है। यह सभी मृदाओं से अत्यधिक उपजाऊ मृदा होता है। अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण ही उत्तर भारत के मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या वास करता है। अगला है काली मृदा। इसका रंग काला होता है। इसको रेगर मृदा भी कहा जाता है, कपासी मृदा भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यह भारत में दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा का निर्माण लावा से होता है, जो ज्वालामुखी उत्सर्जन के वक्त निकलता है लावा, उससे काली मृदा का निर्माण होता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस मृदा की मुख्य विशेषता है कि यह बड़ी बड़ी दरारों में बट जाती है, लेकिन जब हल्की बौछारों वाली बारिश भी होती है तो यह बहुत जल्दी चिपचिपा हो जाता है, जिसके कारण लोग पहली बौछार पड़ने पे ही हल से इसको जोत दिया जाता है और फसल को बो दिया जाता है। अगला टॉपिक है लाल और पीली मिट्टी, यानी कि भारत में जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है उस क्षेत्र में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। इनका लाल रंग अग्नि चट्टानों में लौह धातु के प्रसार से होता है, यानी कि जब अग्नि चट्टान में लौह धातु का प्रसार होता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। आगे है जब इसमें वर्षा का पानी मिल जाने के कारण यह मृदा का रंग पीला हो जाता है। अगला टॉपिक है लेटराइट मृदा। यह इम्पोर्टेंट है थोड़ा। इसमें है कि लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है। यह उच्च तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा अत्यधिक वर्षा क्षेत्र में। इसमें है ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि जब अत्यधिक तापमान होता है तो ह्यूमस की मात्रा घट जाती है। इसमें खाद और उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। इसका प्रमुख क्षेत्र है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा। इसका प्रमुख फसल है काजू। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, रबड़, नारियल इत्यादि उपजाया जाता है। अगला टॉपिक है मरुस्थलीय मृदा।
इसको रेतीली मृदा भी कहा जाता है और शुष्क मृदा भी कहा जाता है। यह राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। इसका रंग लाल भूरा रंग होता है। दूसरा है रेतीली और लवणीय होता है। यह उच्च तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा कम होती है। आगे इसमें नमी कम होता है, यानी कि पानी का मात्रा कम होता है, यह सूखा होता है। इस मृदा को सिंचाई द्वारा खेती के योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान समय में पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के द्वारा कृषि की जा रही है। मरुस्थलीय मृदा का प्रमुख फसल है मोटे अनाज, जिसमें है ज्वार, बाजरा, रागी तथा तिलहन इत्यादि। अगला टॉपिक है वन मृदा, जिसे पर्वतीय मृदा भी कहा जाता है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें भी ह्यूमस का मात्रा नहीं होता है। नदी घाटियों में ये सिल्टदार होती है, पर ऊपरी ढालों में मोटे कण वाले होते हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र में ये उपजाऊ होती है, यानी कि ऊपरी भाग में मोटे कण होने के कारण उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन नदी घाटियों के निचले क्षेत्र में सिल्टदार होने के कारण, महीन होने के कारण यहाँ पे उपजाऊ होती है। ये वर्षा वनों में पाई जाती है। अब आपके सामने है मैप। कौन मृदा कहाँ पे भारत में पाई जाती है वो आप देख सकते हैं। पहला है वन मृदा, जो कि उत्तर भारत में यानी कि हिमालय क्षेत्र में और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मिलता है। दूसरा है जलोढ़ मृदा, जो कि गंगा के मैदान में पाया जाता है। तीसरा है लाल और पीली मृदा, जो कि देख सकते हैं मानचित्र पे। अगला है काली मृदा, जो दक्कन के पठार में पाया जाता है। अगला है लैटराइट मृदा, जो कि तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है मरुस्थलीय मृदा, जो राजस्थान और कुछ गुजरात के भाग में पाया जाता है। अगला टॉपिक है मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी का कटना या बहना, यानी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन का मुख्य कारक है जल द्वारा या पवन द्वारा मृदा का अपरदन होता है। इसका उपाय है सीढ़ीदार खेती करना। दूसरा है पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा है समुच्चरेखीय जुताई, यानी कि जिस तरह से पानी बह रहा हो उसको अपोजिट डायरेक्शन से हल को चलाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब मी।